हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द परमाणु एडुकेशन में। और मैं अभिनव राज आपके सामने बिहार हिस्ट्री लेकर आ गया हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को देखेंगे। बिहार के एंशिएंट हिस्ट्री को समझना है हमें। होता क्या है कि जो बिहार का एंशिएंट हिस्ट्री है ना, वही इंडिया का भी एंशिएंट हिस्ट्री है मोर और लेस। क्योंकि अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद जो भी मेजर डेवलपमेंट्स हैं उनका रूट कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिहार में देखने को मिलता है। तो अगर एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करें तो उसकी शुरुआत बिहार के प्राचीन इतिहास से होती है। इस बात को आप जितना अच्छे से और जितना जल्दी समझ जाएं तो उतना अच्छा होगा। अगर एग्जाम में वेटेज की भी बात करें तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हिस्ट्री एक मेजर चंक है बीपीएससी में। यानी टोटल जो 150 सवाल आते हैं प्रीलिम्स में, उसमें 30 सवाल अकेले तो इतिहास के रहते हैं और उसमें भी 10 से 12 जो हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री से रहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बिहार का भी इतिहास है और भारत का भी इतिहास है। दोनों से इन क्वेश्चंस का नाता रहता है। तो अब मेरा ये कहना आपसे कि अगर आपने बिहार के इतिहास को समझ लिया तो आपके लिए एक पंथ दो काज हो गया। आम के आम गुठलियों के दाम। कहने का मतलब है कि टाइम टू वैल्यू रेशियो के हिसाब से ये बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। और सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा संक्षिप्त सा विवरण देख लेंगे बिहार के बारे में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, कि ठीक है, जैसे ऐसे भी सवाल पूछ लिया जाए कि अगर बिहार का हम फर्स्ट मेंशन का बात करें। मेंशन का मतलब होता है कि पहला जो जिक्र है, फर्स्ट मेंशन बिहार का हमको कहीं रिटन फॉर्म में कहाँ दिखता है। देखिए, इतिहास जो है ना, अगर हम उसकी बात करें तो इतिहास को हम दो ही हिस्सों में बांट सकते हैं। एक को हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं और एक को कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक का मतलब ही होता है कि उस समय के रिटन एविडेंसेज हमारे पास नहीं है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं पाषाण काल की, या फिर कॉपर एज की बात कर लें, या आयरन एज की बात कर लें। जब तक लोग लिखते नहीं थे, लेखन शैली नहीं थी, अपने रिकॉर्ड्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन नहीं करते थे, कौन कहाँ पर रूल करता है, कहाँ लोग रहते हैं, इन बातों का जब तक कहीं जिक्र नहीं मिलता है, विवरण नहीं मिलता है, तो वो प्री हिस्टोरिक पीरियड है। और अगर कहीं रिकॉर्ड कीपिंग हो गया, राइटिंग शुरू हो गया है, तो उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं, हिस्टोरिकल फेज कहते हैं। तो बिहार का जो फर्स्ट मेंशन कहीं भी बहुत अच्छे से, जो फर्स्ट इन्फो है, पहली जो जानकारी है, वो हमें कहाँ से मिलती है, तो शतपथ ब्राह्मण से। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण में क्या बताया गया था? कहा गया था कि ऋषि मुनि एक थे गौतम। ठीक है, उनका अगर पूरा नाम कहा जाए तो गौतम रहुगण। तो गौतम रहुगण से संबंधित ये जो क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें विदेह माधव नामक एक राजा का उल्लेख मिलता है। तो विदेह का क्षेत्र मतलब जो वैशाली वगैरह का क्षेत्र है, मिथिला, विदेह, ये सब अलग अलग नामों से अलग अलग जिक्र मिलते हैं। तो वहाँ पर एक राजा का भी जिक्र आ गया जिसका नाम है माधव। ठीक है, विदेह क्षेत्र से, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप ऐसे भी चीज़ों को आप एक ऑर्डर में याद अगर रखते हैं तो ये सहूलियत होती है आपके लिए भी। तो इसमें जो विदेह माधव नामक राजा का उल्लेख हमें मिलता है, तो यहाँ पर मिथिला क्षेत्र की बात की गई थी। आज का जो मिथिलांचल है, यानी दरभंगा का क्षेत्र, समस्तीपुर का क्षेत्र, ये, या फिर आप देखते हैं कि जो मधुबनी का क्षेत्र है, ये मिथिला है, जहाँ पर बोली भी मिथिला बोली जाती है। मिथिला जो पेंटिंग है आजकल काफ़ी फेमस है वहाँ के, और भी बहुत तरीके के कला आर्ट फॉर्म जो है बहुत पॉपुलर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिथिला के गौरवशाली इतिहास का बहुत ज़्यादा जिक्र हमें मिलता है, यानी आधारशिला यहाँ रखी गई है, ये बात हमें यहाँ से प्रतीत होती है। और अगर माइथोलॉजिकल स्टोरी की बात करें या बहुत लोक आस्था का बात है, रामायण का हम जिक्र करते हैं, तो वहाँ पर इसी विदेह नामक क्षेत्र की बात की गई है। विदेह, ठीक है, मैं एक बार हिंदी में लिख देता हूँ।
विदेह। ठीक है, तो विदेह नामक क्षेत्र के राजा हैं राजा जनक। ठीक है, तो राजा जनक काफ़ी फेमस हैं और जो रामायण की स्टोरी है, जो ये माइथोलॉजिकल स्टोरी है, इसमें बताया गया है कि राजा जनक की पुत्री थी माँ सीता, है ना। और बिहार की अगर हम बात करें तो ये हमेशा से क्या बिहार ही नाम रहा है? तो नहीं, हमने देखा कि ये जो शब्द बिहार है ये नाम जो है भ्रंशित है। जो यहाँ पर बौद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वगैरह बहुत ज़्यादा थे, मॉन्क्स जो रहते थे, तो बौद्ध विहार थे यहाँ पर, जो भ्रंशित रूप में बिहार वगैरह कहा जाने लगा। वो सब तो अलग बात है। और जब इसके इतिहास को हम समझना चाहेंगे तो हमें बहुत कुछ समझना होगा। जनपद को समझना होगा, यहाँ पर गौतम बुद्धा के रेन को, महावीर स्वामी के समय को हम समझेंगे। यहाँ पर आगे चल के किस तरीके से राजगीर का उदय होता है, मगध का उदय होता है, बिंदुसार कब रहते हैं, बिंबिसार कब रहते हैं, अजातशत्रु कब रहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, सभी लोगों का, राजा अशोक का जिक्र सब कुछ आएगा और बहुत विस्तृत रूप में आएगा, और यही हमें समझना है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल फेज की तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात कर लें। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम हिंदी में प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। हमने आपको बताया कि प्री हिस्टोरिक का मतलब हो गया कि उस समय लेखन शैली जो है वो डेवलप नहीं हुई है। तो क्या उस समय हमारे पास लिटरेरी एविडेंसेज होंगे? नहीं होंगे। तो बिहार में आदि मानव अगर कहीं रहते थे तो उनके साक्ष्य कैसे मिलेंगे? अगर उन्होंने पत्थरों पर, पहाड़ों पर कुछ इस तरीके से अपने साक्ष्य छोड़ दिए हैं, अगर केव पेंटिंग कर दिया हो कहीं पे, या उनके बनाए हुए औजार, हथियार, टूल्स कुछ कहीं मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि नहीं, यहाँ लोगों का वास होता होगा। तो सबसे पुराने अवशेष कब के मिले हैं? ठीक है, तो मान लीजिए कि करीब 1 लाख वर्ष पहले के, एक पर मैं 5 जीरो बैठा देता हूं। ठीक है, 1 लाख ईयर्स ईसा पूर्व की अगर हम बात करें, मतलब अभी हम ईसा से कितने आगे हैं? मात्र 2000 साल। और हम कह रहे हैं कि और 1 लाख साल पहले चले जाइए करीब। ठीक है, तो वहां पर हम देखते हैं कि पत्थर के, अब देखिए लकड़ी का बना चीज 1 लाख साल पुराना नहीं ना बचेगा कभी भी। जो बचेगा वो क्या होगा? पत्थर वगैरह का होगा, या ऐसा चीज होगा जो सड़े गले नहीं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, है ना। तो पत्थर के कुल्हाड़ी वगैरह जो हैं, या पत्थर के बने चाकू, खुरपी, ऐसे चीज़ों के प्रयोग का हमें पता चलता है। ऐसे अवशेष आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तो जहाँ पत्थर हो। अब जैसे जो बिहार का मैदानी भाग है वहाँ पत्थर है नहीं, तो वहाँ के लोग पत्थर लाएंगे कहाँ से? तो वहाँ पर साक्ष्य नहीं मिलेंगे जहाँ पहाड़ हैं। जैसे जो बिहार का दक्षिणी भाग है, जो पठारी हिस्सा है, अगर हम बात करें कैमूर जो है, जो कि विंध्य का एक्सटेंशन है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, रोहतास डिस्ट्रिक्ट, आगे चल के और पहाड़ी जो है गया में, औरंगाबाद में देखने को मिलते हैं, राजगीर में, मुंगेर में, है ना। तो इस तरीके से लॉजिकली सोचिए, तो ऐसे अवशेष जो है मुंगेर में और नालंदा डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज़्यादा हमें मिले हैं। ठीक है, और जो मध्य पाषाण काल की अगर बात करें तो उसके अवशेष जो हैं, बहुत सारे ऐसे अवशेष हमें मुंगेर में देखने को मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि खड़गपुर की पहाड़ियाँ बिहार में कहाँ पर हैं, तो आधे से अधिक जो बच्चे हैं वो तो इस बात से कंफ्यूज होता हैं कि अरे खड़गपुर तो बचपन से सुनते आए हैं, आईआईटी खड़गपुर है, लेकिन वो तो बंगाल में है, ये बिहार में खड़गपुर कैसे आ गया? तो नहीं, जो हमारा मुंगेर का क्षेत्र है वहाँ पर खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं। बीपीएससी का एक बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, कई बार अलग अलग तरीके से बीपीएससी इस पर सवाल पूछते रही है, कभी ऐतिहासिक पहलू से, कभी जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से। तो हम बात कर रहे थे मध्य पाषाण काल की। ठीक है, मेजोलिथिक फेज। तो बिहार के लिए हम कब से कब तक मानते हैं? तो 9000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, मात्र हम सबसे पुराना एविडेंस बोल रहे हैं 1 लाख ईसा पूर्व, 1 लाख बिफोर क्राइस्ट, लेकिन जो मध्यकाल है मात्र 5000 वर्षों का है। ठीक है,
तो समय का भी थोड़ा अनुमान लगाइए, 5000 वर्ष भी कम नहीं होता है। तो इसके अवशेष कहाँ मिले? तो जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे सिंहभू का क्षेत्र है, रांची का क्षेत्र, पलामू का क्षेत्र, धनबाद का क्षेत्र है, या फिर जो राजमहल और संथाल परगना का क्षेत्र है, तो कहिएगा कि ये सब क्षेत्र बिहार में कहाँ है सर? आप हमें बिहार का इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये तत्कालीन बिहार के हिस्से थे। अभी भले ही ये अलग राज्य बन गया झारखंड, और वहाँ पर ये सारे क्षेत्र पड़ते हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये कभी बिहार के हिस्से थे, और यहाँ पर जो भी साक्ष्य वगैरह मिले हैं उनसे आपको रूबरू होना पड़ेगा। तो हम क्या देखते हैं कि उस समय, अब देखिए, सबसे जो पुराना काल था पेलियोलिथिक, तो उसमें तो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े थे, मतलब उसमें कोई भी बारीकी नहीं थी, नक्काशी नहीं थी, ऐसी पत्थर चला के मार दिया किसी को, उसकी जान चली गई। उसमें औजारों में कुछ आपको बारीकी देखने को नहीं मिलती है, शार्प एज टूल्स नहीं थे और बहुत बड़े बड़े थे। आगे चल के क्या देखते हैं कि छोटे आकार के पत्थर के बने सामान जिसमें तेज धार और नोक हो, ठीक है, यानी वो ऐसे पॉइंटेड हो, जैसे भाला कैसे होता है पॉइंटेड, ऐसे स्पीयर की तरह, तो ऐसे पॉइंटेड हो, इस तरीके के आगे चल के हमें औजार देखने को मिलते हैं सिंहभू के क्षेत्र में, रांची के क्षेत्र में, पलामू के क्षेत्र में, धनबाद के क्षेत्र में, संथाल परगना के क्षेत्र में, ठीक है। अब हम नियोलिथिक फेज की बात करें, नौ पाषाण काल, नौ यानी सबसे इधर का, और भी यहाँ पर हम देखते हैं कि बारीकी आ गई। अब बहुत छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं, तो कहीं से कहीं पत्थर ले जाया जा सकता है, और छोटे छोटे तेज धार वाले चीज़ बनाए गए। तो इसके साक्ष्य हमें कहाँ मिलते हैं? तो आज का जो बिहार है, और गंगा नदी इस तरीके से बिहार को करीब 2 हिस्सों में बांटती है, तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये सारण डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, ठीक है, सारण, जिसका मुख्यालय जो है वो छपरा है। तो सारण डिस्ट्रिक्ट का जो चिरांद नाम का जगह है, चिरांद, ठीक है, तो ये जो चिरांद है सारण जिला में, या फिर इसी यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट हो गया ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट। वैशाली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक जगह है जिसको कहते हैं चेचर। तो चेचर में अभी भी म्यूजियम है, ये वैशाली के बिदुपुर ब्लॉक में पड़ता है, आप कभी भी जाके घूम सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नौ पाषाण काल के लिए, ध्यान दीजिएगा। पाषाण मीन्स स्टोन होता है, नौ मीन्स न्यू होता है, नियोलिथिक फेज के लिए, ठीक है। और जैसे कि हम बात कर रहे थे मध्य पाषाण काल 9000 से 4000 तक, तो ये इसी तरीके से नौ पाषाण काल कब से कब मान रहे हैं? तो करीब 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक के समय को हम नौ पाषाण काल मान रहे हैं, ठीक है। यही जो समय है इसको मानते हैं, और यहाँ पर पत्थरों के बहुत ही अत्यंत कह लें कि सूक्ष्म, यानी काफ़ी बारीक, चोख, पॉइंटेड, धारदार, इस तरीके के औजार बनाए गए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि केवल पत्थर के ही बने हैं, यहाँ पर हम बोन्स का भी यूज देखते हैं। बोन्स यानी हड्डियों का प्रयोग है, हड्डियों के बने भी कई सारे वस्तु हमें नजर आते हैं। चेचर जाके आप देख सकते हैं, चेचर का जो क्षेत्र है वो गंगा नदी से लगता है, ठीक है। अब ये पत्थर वाला युग खत्म हो गया, लोग जो है थोड़े सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, और अब तक लोगों ने तांबा खोज लिया है, जिसको कॉपर बोलते हैं, ताम्र बोलते हैं, और उसका केमिकल सूत्र जो है वो है Cu, ठीक है। तो ताम्र पाषाण युग आ जाता है, यानी कि तांबा रहता ही है, और यहाँ पर जो ये स्टोन है, पत्थर है, स्टोन लिख देते हैं, लिथ लिख देते हैं, ठीक है। तो कॉपर और जो ये लिथियम नहीं समझ लीजिएगा इसको, है ना, तो वो वाला जो समय है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसी समय में भी इंडिया में बहुत अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट्स हो रहे थे, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये सब का विकास हो रहा था बिहार से कई हजार किलोमीटर की दूरी पर। और इसी समय की अगर बात करें तो हम क्या देखते हैं कि उस समय बिहार में भी डेवलपमेंट, अब बिहार रुक थोड़ी जाएगा दूसरे के चलते कि नहीं आप पहले विकास कर लीजिए, बिहार कभी नहीं रुका है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये बिहार में ऐसे अवशेष जो हैं सारण जिला के चिरांद नामक जगह पे मिलते हैं, वैशाली के चेचर में भी मिलते हैं, और कहाँ पे मिलते हैं? तो गया डिस्ट्रिक्ट
और वहाँ पर सोनपुर नाम का जगह। अब सोनपुर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सोनपुर जो है कहीं सारण वाला सोनपुर तो नहीं है जहाँ हरिहरनाथ बाबा का मेला लगता है, नहीं, वो नहीं सोनपुर है, ना ही ये सोनपुर है अगर आपका कोई गांव देहात का नाम होगा, ये गया के अंतर्गत आता है। और पटना जिला के अंतर्गत जो मनेर का क्षेत्र है, मनेर का भी भौगोलिक बहुत महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है और धार्मिक महत्व भी है। और साथ ही साथ मनेर का जो लड्डू है वो भी बहुत मशहूर है। मनेर को किस लिए जानते हैं? अगर ज्योग्राफिकली बोलें तो मनेर वो धरती है जहाँ पर कि गंगा नदी में सोन नदी आके मिलती है, पटना जिला के अंतर्गत। रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या हो गया इसका? तो ये हो गया कि यहाँ पर सूफीज़म का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हॉटस्पॉट है। यहाँ पर मखदूम याहिया मनेरी साहब का आपको दरगाह देखने को मिलता है। और क्या आप कह सकते हैं कि मनेर का जब हिस्टोरिकल पहलू है तो वो है कि यहाँ पर जो ताम्रपाषाण युग है उसके अवशेष आपको पटना जिला के मनेर में देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया। और अगर आज के लिए मनेर क्यों मशहूर है तो लड्डू के लिए। वैसे मनेर का मशहूर लड्डू जो है वो आपको पटना में भी मिलता है, पटना के मौर्या कॉम्प्लेक्स में, है ना। तो अब यहाँ पर आदि मानव के जीवन के साक्ष्य वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्रमिक विकास या परिवर्तन कह लीजिए, ये हमें देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे संकेत हैं जिसे ये समझ में आता है कि मानव हमेशा से विकासशील रहा है और वो उसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा है और यही रफ्तार जो है बिहार को आगे ले जाते रहा है। और भी बहुत जगहों पर एक्सकेवेशंस वगैरह हुए हैं और उत्खनन में कहीं कहीं मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिनको मृत भांड कहते हैं। भांड जो है ना वो बर्तन को कहते हैं, और कई सारे टुकड़े मिले हैं। तो ये सब कुछ है अगर हम प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। अभी तक लेखन शैली नहीं है। अब हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल की, यानी वो वक्त जब लोग लिखना पढ़ना जान गए, थोड़े जानकार हो गए और अपनी रिकॉर्ड्स को रखने लगे, रिकॉर्ड कीपर हो गए। तो चलिए अब उस चर्चा की ओर अपने आप को हम ले चलते हैं। तो ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो हम बिहार के लोग हैं, तो बिहार में ऐतिहासिक काल कब से कहेंगे? देखिए, तो जब हमारे पास हम देखते हैं कि आर्य इंडिया में एंट्री होती है आर्यों की, तो उत्तर वैदिक काल का टाइम फ्रेम देखिए। अभी तक हम लोग 10,000, 9,000, 2,500, 1,500 ऐसे बात कर रहे थे। अब हम और करीब आते जा रहे हैं जीरो के, मतलब जहां से हम कहें कि ईसा का जन्म हुआ है उस समय के तरफ बढ़ रहे हैं। तो 1000 AD से लेके 600 AD, मैंने गलत कह दिया, ये कहना चाहिए मुझे ईसा पूर्व यानी BC, है ना। 1000 BC से लेके 600 BC के बीच में जो ये हम कह रहे हैं कि ये उत्तर वैदिक काल है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल। तो यहां पर हम देखते हैं कि आर्यों का जो एक्सटेंट है वो बढ़ रहा है इंडिया में, और वो ईस्ट डायरेक्शन में हो रहा है, पूरब की तरफ, ईस्ट। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ये सिंध का प्रांत है, ये पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, तो उसे पूरब बढ़ेंगे तभी तो यहाँ बिहार है हमारा, है ना। तो ये कहेंगे कि पूरब की तरह आर्य जो हैं वो बढ़ रहे हैं। और इंडिया में अगर हम बात करें कि लोहा का यूज वगैरह कब शुरू हुआ है, तो करीब उसी समय में हम देखते हैं कि जो सेकेंड हाफ है, यानी जो जिसको हम लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं, वहाँ पर आयरन का यूज हुआ है, अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं हुआ है। तो लोहे का प्रयोग भी करीब इसी समय में हुआ है, इसी टाइम के बीचों बीच करीब कह लें। तो जब आयरन वगैरह का यूज शुरू हो गया था, उसी समय आर्य जो हैं वो बिहार की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, यानी 1000 BC से लेके 600 BC के बीच में। अब इसी के बीच में 900 BC आएगा, 800, 700, सब कुछ वो वक्त है जब आर्य पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं और लोहे का यूज कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है, आरंभ हो चुका है। तो देखिए, करीब 800 BC में एक लिटरेचर जो है वो रची जाती है जिसका नाम है सतपथ ब्राह्मण।
अब ब्राह्मण क्या होता है, वेद क्या होता है, पुराण क्या होता है, वो हमारा यहाँ चर्चा का विषय नहीं है। और जब इस वीडियो की शुरुआत हुई थी वहीं पर मैंने कहा था कि बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 800 ईसा पूर्व के करीब में लिखी गई, रची गई जो रचना है शतपथ ब्राह्मण। तो उसमें रिवर गंगा का भी जिक्र मिलता है और रिवर गंगा के मतलब आजू बाजू में बसे क्षेत्रों का, उस एरिया के बारे में भी जिक्र मिलता है, गंगा नदी के घाटी के बारे में, यानी वो क्षेत्र जहां बिहार भी उसमें समाहित था। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है कि मैदानी भाग तो पहले से था और ये पूरा डेंस फॉरेस्ट था, घनी, अगर कह लें कि घने वन के क्षेत्र थे, डेंस फॉरेस्ट था। ऐसा नहीं कि मैदानी भाग थे तो मैदान है, यहाँ खेती होती थी, खेती करने वाला कौन था, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। तो ये जंगल की बात हो रही है। तो यहाँ पर आर्य आते हैं पूरब की तरफ, जंगलों को जलाते जाते हैं, साफ करते जाते हैं और उसको खेती के लायक, एरेबल यानी एग्रीकल्चर के लायक, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लायक बनाते जाते हैं। और जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है, 6th सेंचुरी बीसी की बात कर रहे हैं, 600 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। तो जो नॉर्थ इंडिया है इसमें अब हम देखते हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं अपने लिए एक लीडरशिप जैसा चीज़ ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर अब ऑर्गेनाइज्ड स्टेट्स जो हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड स्टेट्स का शेप लिया जा रहा है। और उसमें हम क्या देखते हैं कि 16 जनपद जो महाजनपद बनते हैं। ठीक है, महान जनपद जिनको कह सकते हैं, महान जनपद, इसको महाजनपद भी बोलते हैं। तो देखिए, महान मीन्स हो गया ग्रेट, जन मीन्स होता है जनता, लोग, और पद मीन्स लेग, पैर, फुट, फुट स्टेप जहां पड़े। ठीक है, तो जहां पर लोगों का पांव पड़ता हो, यानी जहां लोगों का वास होता हो, जहां निवास होता हो, तो उसको जनपद कहते हैं। और जब बहुत अधिक बड़ा क्षेत्रफल हो गया तो उसको महाजनपद कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर 16 ऐसे ऐसे महाजनपद थे। एक बार को मान लीजिए कि ये स्टेट या कंट्री थे, अपने आप में ये इनकी इंडिविजुअल एंटिटी थी। ठीक है, तो 16 महाजनपद, अंगुत्तर निकाय जो कि एक बौद्धिस्ट लिटरेचर है उसमें इसका जिक्र मिलता है, वो बात हम कर लेंगे। तो इसमें से जो 3 हो गए ना महाजनपद, यानी 3/16 मैं ऐसे लिख देता हूं, कौन कौन से, तो अंग, यानी आज का जो भागलपुर का क्षेत्र है वहाँ अंगिका भाषा भी बोली जाती थी और बोली जाती है। इसी तरीके से जो मगध का क्षेत्र हो गया, जहाँ मगधी बोलते हैं, आज का जो गया का क्षेत्र, थोड़ा पटना का हिस्सा, नालंदा जिला, नवादा जिला, ये सब तो हो गया, मगध का क्षेत्र हो गया। और इसके बाद जो तीसरा है वो कौन सा क्षेत्र हो गया, उसको लिच्छवी बोलते हैं। ठीक है, लिच्छवी यानी आज का जो वैशाली का क्षेत्र हो गया, मुजफ्फरपुर का जो क्षेत्र हो गया, ठीक है, वो वाला जो क्षेत्र है यानी वो लिच्छवी महाजनपद। तो ये 3 जो हो गए वो बिहार के क्षेत्र में स्थित थे, ये भी आप समझ गए। अब एक हिस्टोरियन है या ऑथर बोल लीजिए, प्रोफेसर आर डेविस, मैं उनका नाम लिख देता हूं, ये नाम इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर आर डेविस। तो इनकी एक रचना है, बुक है, बुक का नाम है बुद्धिस्ट इंडिया, बुद्धिस्ट इंडिया। ठीक है, तो इस बुक में ये साहब महाजनपद के बारे में बताते हैं, जैसे मगध, अंग, काशी, कौशल, ठीक है ना, इस तरीके से चेदी, वत्स, अवंती, अस्मक, कुरु, पंचाल, सुरसेन, मत्स्य, गंधार, कंबोज, नॉट कंपोज। ठीक है, कंपोज तो घास का मैदान हो गया। ठीक, तो इसका जिक्र मिलता है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ये बिहार है, ये गंगा नदी है, तो गंगा नदी के जो नॉर्थ का हिस्सा है, उत्तर का हिस्सा है, वहाँ कौन सा जनपद हो जाएगा, अभी हमने बात की है लिच्छवी। ठीक है, यानी जहाँ लिच्छवियों का वास हो रहा है वो जो गण राज्य है, ध्यान दीजिएगा ये रिपब्लिक था, और ऐसा वैसा रिपब्लिक नहीं, दुनिया का फर्स्ट रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जहां लोग जो हैं अपने हेड ऑफ स्टेट को चुनते हैं, इलेक्टेड हेड था। सोचिए उस समय जब बंदूक
तो नहीं था, तलवार के नोक पर साम्राज्य का विस्तार किया जाता था, लोग एक दूसरे पर शासन करते थे। उस जमाने में यहाँ के लोगों ने अपने हेड को चुना था। जो हम मूवीज़ में देखते हैं कि ग्रीस और एथेंस का क्षेत्र, पुराना जो एंशिएंट रोम है, वहाँ पर पार्लियामेंट जैसा कुछ होता था, वो डेमोक्रेटिक थे। उनसे बहुत पहले हमारे पास रिपब्लिकन का कंसेप्ट आ गया था। दुनिया का ये पहला रिपब्लिक है जिस पर आप सभी को प्राउड महसूस करना चाहिए, ठीक है। तो अभी का ये क्षेत्र अगर कहें तो कौन सा क्षेत्र हुआ, तो वैशाली डिस्ट्रिक्ट हो गया, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया। और इसकी जो ये लिच्छवी गणराज्य थी, इसकी राजधानी कहाँ थी, तो इसकी वैशाली कैपिटल हो गई, ठीक है। अभी के लिए वैशाली एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका हेड क्वार्टर हाजीपुर है। हाजीपुर केला के लिए बहुत ही मशहूर क्षेत्र है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब आप क्या बता सकते हैं कि जो अंग का क्षेत्र है वो प्रेजेंट में कौन सा जगह हुआ, कौन सा इलाका हुआ। तो अंग जो है ना, भागलपुर और थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि बांका वगैरह का जो क्षेत्र है वो वाला इलाका हो गया। वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? भागलपुर के क्षेत्र की सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर कौन सी है अपार्ट फ्रॉम रिवर गंगा, ये बताना है। तो जैसे हमने लिच्छवी की कैपिटल देख ली कि वे वैशाली हो गया, इसी तरीके से अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा नगरी, ठीक है, चंपा नगरी थी, ठीक। अभी ये जो चंपा नगरी है इसको चंपा नगर कहते हैं। चंपा नगर हो गया, भागलपुर का क्षेत्र हो गया। ये भागलपुर से थोड़े दूरी पर जगह चंपा नगर है। मगध जो है इसके अधीन पटना, नालंदा, गया जिला का जो क्षेत्र है ये, और इसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी, तो जो पहले हम जिसे राजगीर कहते हैं आज, उसको पहले गिरिव्रज कहते थे। देखिए, ओह गलत हो गया, गिरिव्रज है ना। गिरी का मतलब क्या होता है? माउंटेन होता है, पहाड़ों को गिरी कहते हैं। या फिर राजगृह भी कहा गया कालांतर में। राजगृह मतलब क्या? जहाँ राजा का घर हो वो क्षेत्र जो है वो राजगृह या राजगीर कहलाया। कालांतर में वही जो है राजगृह राजगीर बन जाता है। तो ये तब हम की बात कर रहे हैं जब यहाँ पर लिटरेरी वर्क्स वगैरह शुरू हुआ। लोग यहाँ पर भी तो डेवलप हो रहे थे। जैसे हमने देखा कि पाषाण काल था तो उसमें पेलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, इसके बाद कॉपर एज आ जाता है। ये सब कुछ हो रहा है। और आर्य जब यहाँ आ रहे हैं उसके पूर्व की यहाँ पर क्या स्थिति है ये भी जानना जरूरी है। तो उस समय हम देखें कि बहुत सारे जगहों पर डेवलपमेंट है। तो जो मुंगेर का क्षेत्र है ना, यहाँ पर पूरा पाषाण काल के कुछ औजार वगैरह मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पूरा पाषाण काल की अगर बात करें तो यहाँ मुंगेर का नाम आता है। मुंगेर में एक इम्पॉर्टेंट जगह है जिसको कहते हैं भीम बांध। ये कई बार पूछ लिया जाता है, हॉट स्प्रिंग वगैरह से भी सवाल पूछे जाते हैं। मैं टॉपिक से डाइवर्ट नहीं हो रहा हूं। तो मुंगेर में भीम बांध के करीब ऐसे बहुत सारे कह लें कि हथियार औजार वगैरह मिलते हैं। इसी तरीके से गया में एक जगह है जेठियन, ठीक है। इससे पहले गया के सोनपुर के बारे में हम देख रहे थे। तो गया में यहाँ पर जेठियन ये जो जगह है यहाँ पर भी हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। और जो सारण का क्षेत्र है वहाँ का चिरांद है, वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हड़प्पा एज के ब्लैक और रेड पॉटरी वेयर मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल कई बार आए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। चिरांद, ठीक है, सारण डिस्ट्रिक्ट। देखिए मैं VVI लिख देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए अभी के अभी, ठीक है। और भी ऐसे एविडेंसेज आपको भागलपुर के क्षेत्र में, राजगीर के क्षेत्र में और वैशाली के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ जो यहाँ पर ये भांड वगैरह मिलता है मिट्टी का, वो सब करीब 1000 BC का है, ठीक है।
तो बिहार में उस समय ताम्रपाषाण युग की सभ्यता के प्रमाण जो है हमें साक्ष्य मिलते हैं। अगर हम उत्तर पाषाण युग की बात करें तो उस समय भी बिहार में कई ऐसे डेवलपमेंट्स हुए, और जो मेंशन हमें ऋग्वेद में मिलता है, 4 वेद हैं टोटल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद है सबसे पहला वैदिक ये लिटरेचर है ऋग्वेदा, तो इसके अनुसार जो आर्यों का आगमन होता है उसके पहले ये जो बिहार का क्षेत्र है तो यहाँ पर सभ्यता और संस्कृति की डेवलपमेंट हो सकी थी। ठीक है, यहाँ पर सिविलाइजेशन का और कल्चर का डेवलपमेंट हो चुका था। और बिहार का ये जो क्षेत्र है इसको ऋग्वेदा में किस नाम से जाना गया है? ठीक है, तो यहाँ पर उसको कीकट का क्षेत्र कहा गया है। कीकट का क्षेत्र, कीकट, कीकट का क्षेत्र, या फिर कई बार यहाँ पर व्रात्य कहा गया है। व्रात्य, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है जरा सोचिए। तो कीकट और व्रात्य शब्द का मतलब आप जरा सोचिए, क्या आपको कहीं मिला है? इस तरीके के सवाल भी मिलते हैं। वैसे उन्होंने इस जगह को इन्फीरियर समझा था और इन्फीरियर को ही कीकट कहा जाता है। ओके, रामायण बहुत सारे लिखे गए हैं और हम बात करेंगे वाल्मीकि रामायण की। ठीक है, वाल्मीकि रामायण, इस अगर हम बात कर लें कि जो ये स्टोरी है, माइथोलॉजिकल स्टोरी हम कहते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2-3 शब्द मिलते हैं। जैसे हमें वहाँ पर मलद शब्द मिला है, या फिर एक क्षेत्र का नाम बात किया गया है, करुणा का बात किया गया है। ठीक है, तो ये करुणा वर्ब नहीं, ये जो है वो प्लेस का नाम है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो क्षेत्र है शाहाबाद के अंतर्गत जो बक्सर का क्षेत्र आता है, उसी क्षेत्र का जिक्र हमें वहाँ पर मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर जो कहा जाता है कि श्री राम के द्वारा जो राक्षसी का वध किया गया था, ताड़का का, तो वो इसी क्षेत्र में किया गया था, यानी मोर और लेस ये बक्सर के क्षेत्र की बात की जाती है। ठीक है, और एक पुराण है जिसको वायु पुराण कहते हैं। वायु पुराण, ठीक है, वायु पुराण में कहा गया है कि जो क्षेत्र है इसमें असुर रहते थे। ठीक है, असुरों के रहने का क्षेत्र ऐसा बताया गया है। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे क्षेत्र के बारे में लिख रहा है और उस क्षेत्र को वो अच्छे से नहीं जानता है, प्लस में अगर वो व्यक्ति सोच रहा है कि नहीं मैं इस धरती पर आया हूँ रूल करने के लिए और यहाँ के लोगों से मैं सुपीरियर हूँ, तो सुर और असुर का डेमोन से क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है समझ लेना। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि एंट्री हो गई आर्यंस की, एंट्री ऑफ आर्यंस इन बिहार। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि यहां पर जब आगमन होता है तो वो समय कब से कब रहा होगा, तो कहते हैं कि ठीक है कोई भी टाइम फ्रेम है 1500 से लेके अगर हम 1000 BC की बात करें, यही वो ट्रांजिशन का फेज है, और फिर 1000 से लेके 600 साल के बीच में। तो ये वाला क्षेत्र है जब हम कह रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा, ये सब क्षेत्र में आर्यंस रह रहे हैं और वो अब ईस्ट वर्ड बढ़ रहे हैं। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो कीकट क्षेत्र कहा गया ऋग्वेद में कीकट, तो यहाँ कीकट के एक राजा का भी बात किया गया, और यहाँ पर उस राजा का नाम था प्रेम गंध। ठीक है, और उसको बताया गया कि वो फ्रेंडली नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस तरीके से इस जगह को बताया जा रहा है, यानी लिखने वाले ने बड़े ही लगता है कि इस जगह को इन्फीरियर समझ के लिखा है। ठीक है, और उसमें अंग और जो मगध का क्षेत्र है उस क्षेत्र में जाने का भी मतलब ऐसा इच्छा जाहिर किया गया है ना। लेकिन जो हम बात करते हैं ऋग्वैदिक एरा या अर्ली एरा जो है वो ऋग्वैदिक काल का, तो वहाँ पर
यहाँ पर हम कहेंगे कि आर्यंस जो हैं वो बिहार में आ चुके थे, लेकिन अगर मोर एप्रोप्रिएटली कहें तो जो उत्तर वैदिक काल है, पूर्व वैदिक काल में नहीं, लेटर वैदिक पीरियड जो है वहाँ पर वो जो समय था, अगर मैं ऐसे ही बता दूँ आपको मालूम होना चाहिए कि जो लेटर वैदिक पीरियड हुआ, इस समय में हम देख रहे हैं कि जो वेदा है उस वेदा को क्या कहते हैं, अथर्ववेद कहते हैं, ठीक है। तो वो समय था जब अथर्ववेद का रचना हो रहा था, तो आर्यंस बिहार में आ रहे थे। तो ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस वेद के रचना के दरमियान, ठीक है, यहां पर हम आर्यंस को देखते हैं कि वो बिहार के धरती पर आए हैं, ठीक है। तो ऋग वैदिक काल में आए, उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल है उसमें भी खासकर हम कह रहे हैं वो समय जब अथर्ववेद का रचना किया गया है, तो बिहार में फुल्ली आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब इसके बाद आर्यंस के कल्चर का, संस्कृति का यहाँ पर अब डोमिनेंस जो है वो देखने को नज़र आता है। और जो भी ब्राह्मण लिटरेचर्स हैं, ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं, तो अब उनकी रचना जब हो रही थी तब उस समय में यहां पर आर्यंस रह रहे थे, समझ गए। जब ऋग्वेद लिखा जा रहा है तो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में, अथर्ववेद जब लिखा जा रहा है बिहार में आ चुके हैं, और जब फुली सेटल्ड हो गए तब यहां पर हम देखते हैं कि कुछ और भी लिखा जा रहा है, ब्राह्मण्स लिखे जा रहे हैं, ओके। अब जैसे कि सतपथ ब्राह्मण है या ऐतरेय आरण्यक है, या ये सब कुछ जो है ना, यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि बिहार, जो तत्कालीन बिहार है, इसके बारे में बहुत कुछ मिलता है। बहुत सारे ऐसे, जैसे कौशिक की जो आरण्यक हो गया, या फिर गोपत आरण्यक, महाभारत वगैरह में गजब जम के बिहार के क्षेत्र का चर्चा किया गया है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे वायु पुराण वगैरह है, वहाँ पर गया का क्षेत्र, राजगीर का क्षेत्र, पुनपुन नदी का जो क्षेत्र है, इसका जिक्र मिलता है और बताया गया है कि ये पवित्र क्षेत्र था, पायस था, पवित्र था, होली प्लेस था, ठीक है। इनको यानी गया को, राजगीर को और पुनपुन को पवित्र क्षेत्रों के श्रेणी में बताया गया है वायु पुराण में और पद्म पुराण में, तो ये इंपॉर्टेंट है। वाराह पुराण में कीकट को एक अपवित्र देश बताया गया है, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा पुराण है जहां पर बिहार को जो कीकट नाम बताया गया है उसको एक अपवित्र क्षेत्र बताया गया। किस में बताया गया, बोलिए, सोच के जल्दी से बता दीजिए। वाराह पुराण, ठीक है। वाराह पुराण में इस क्षेत्र को अपवित्र बताया गया है, ठीक है। अब हम गंगा के नॉर्थ में पड़ने वाला जो क्षेत्र है जिसको विदेह कहा गया है, उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और विदेह क्षेत्र में आर्यों के बसने का जो एविडेंस है वो हमें सतपथ ब्राह्मण से मिलती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले बार विदेह का जिक्र मिलता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और हम देखते हैं कि विदेह के राजा जो हैं, जो माधव हैं, तो उनके जो पुरोहित हैं वही थे गौतम राहुगण। ये महात्मा बुद्ध से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गौतम सिद्धार्थ से नहीं कंफ्यूज होना है, ठीक है। और वहां पर गंडक रिवर का जिक्र मिलता है। गंडक रिवर को कई बार सादा नीरा भी बोला गया है। सादा नीरा क्यों बोलते हैं? सदा मीन्स ईवर, एवरी टाइम, ईवर, हमेशा, ठीक है। और नीरा मीन्स वाटर, यानी कि पेरेनियल रिवर्स को भी सादा नीरा कहते हैं, लेकिन गंडक को सादा नीरा कहा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। और ये बात सतपथ ब्राह्मण में हो रही है। मैं ऊपर में सतपथ लिख देता हूं, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी जेहन में आप रखिएगा, ठीक है। अगर हम महाजनपद काल की बात करें, महाजनपद के बारे में बहुत कुछ हम चर्चा कर भी चुके हैं। तो ये सब कुछ कब हो रहा है? तो 6th सेंचुरी, अगर हम बीसी की बात कर रहे हैं, यानी 600 बीसी के अप्रॉक्स की बात कर रहे हैं, और हम उस काल को महाजनपद से जोड़ के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3/16, 3 क्या है? तो 3 बिहार में पड़ रहे हैं आउट ऑफ 16। कौन कौन से? तो बज्जी,
लिच्छवी गणराज्य मतलब हो गया उसका एक ही है, मगध और अंग, 3 हो गए, वज्जी, मगध और अंग। जो नॉर्थ बिहार है आज का, आधुनिक बिहार और उसका जो नॉर्दर्न हिस्सा है, ठीक है, तो उसी को लिच्छवी गणराज्य के रूप में, वज्जी का संघ जो है उसके रूप में जाना गया है। वज्जी जो है यहाँ पर 8 अलग अलग स्टेट थे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 8 अलग अलग स्टेट्स मिलके एक कंग्लोमेरेशन तैयार किए थे। वो साथ में कहे कि हम लोग अपना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वही हम पर रूल करेगा, ठीक है। तो ये 8 राज्यों का एक संघ था वज्जी, ठीक है। और इसमें जैसे कि कौन कौन से थे, तो वैशाली के जो लोग थे ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। वैशाली के जो लोग थे वो क्या कहे, लिच्छवी हुए। इसी तरीके से जो मिथिला क्षेत्र है वहां के विदेह लोग थे, ठीक है। और कौन हुए, जो कुंडग्राम का क्षेत्र है, जो कुंडग्राम का क्षेत्र है वहां पर ज्ञात्रिक क्षत्रिय, क्या आपने कभी सुना है, याद आ रहा है? जब हम जैनिज्म के 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान की बात करेंगे तो वो इसी कुल से आते थे, इसी क्लान से आते थे, तो वहाँ पर जिक्र आता है। तो 8 में ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लिच्छवी वैशाली के, विदेह के मतलब विदेह मिथिला के क्षेत्र के, और कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय, ठीक है। और कौन कौन से होंगे यहाँ पर, तो मिथिला का जो क्षेत्र है ना, जैसे बिहार का कुछ हिस्सा और नेपाल जो है आज का, वो भी इसमें कवर किया गया है। और जैसे यहाँ पर उग्र हो गए, भोग हो गए, इक्ष्वाकु और कौरव, इनका भी जिक्र मिलता है। जो जैन लिटरेचर्स वगैरह हैं तो वहाँ पर ज्ञात्रिक क्षत्रिय का बहुत ज़्यादा जिक्र है और रीजन काफ़ी ऑब्वियस है, ठीक है। जब इस क्षेत्र में महात्मा बुद्ध भ्रमण करते थे तो 8 ये जो छोटे छोटे जनपद थे, इनको मिलाकर एक महाजनपद बना हुआ था जिसको वज्जी संघ बोलते हैं। तो वो उसको अट्टकुल नाम से भी जाना गया है, ठीक है। देखिए, अट मीन्स 8 और कुल इज क्लान। कितना तो सिंप्लीफाइड है, आपको नहीं भूलना है, ठीक है। तो 8 जाति में विदेह है, लिच्छवी है, ज्ञात्रिक है और वज्जी, 4 प्रसिद्ध हैं। जो 4 लेस इंपॉर्टेंट हैं वो हो गए उग्र, भोग, कौरव और इक्ष्वाकु। कौरव डायनेस्टी का जिक्र आप जानते हैं कि महाभारत वगैरह में या रामायण में इक्ष्वाकु डायनेस्टी, ये सब जिक्र आपको मिलता है। जो लिच्छवी थे वो क्षत्रिय थे, ज्ञात्रिक क्षत्रिय थे, ये हमें पता चलता है, ठीक है। वैशाली का क्षेत्र और वहां पर कुंडग्राम, यहां पर ज्ञात्रिक जाति के लोग रहते थे, ये भी हम जान गए। और जो उग्र लोग थे उनका कहां से कनेक्शन था, हत्थीग्राम से, हत्थीग्राम, ठीक है। ये जेहन में रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। भोगनगर और भोगनगर के भोग, अयोध्या या विदेह में देखते हैं कि इक्ष्वाकु जाति जो है आके बसती है, और हस्तिनापुर के क्षेत्र से कौरव आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पलायन करके आए थे, इसलिए उनको उतना तवज्जो नहीं मिला हुआ है मिथिला विदेह के क्षेत्र में वज्जी संघ के अंतर्गत। तो वज्जी जो संघ है, इसके जो हेड थे, प्रेसिडेंट कहें, और वो साथ ही साथ लिच्छियों के भी प्रेसिडेंट रहे हैं, राजा चेतक के रूप में जाने जाते हैं। इनकी जो सिस्टर हुई, सिस्टर, इनका लिच्छवी क्लान में, ज्ञात्रिक क्लान में शादी हुआ था और उसी क्लान में जन्म लेते हैं महावीर स्वामी जन्म लेते हैं। यानी चेतक जो हैं उनके मामा हुए। और चेतक जो हैं, ये चेतक, इनकी जो डॉटर है, जो बेटी है, जिसका नाम है चेहलना भी कहते हैं, ठीक है। और ये चेहलना की शादी हुई थी मगध में किससे हुई थी, तो बिंबिसार से हुई थी, ठीक है। जब इस क्षेत्र की बात आती है तो यहाँ पर एक नगर वधू का जिक्र आता है, एक नर्तकी का जिक्र आता है, आम्रपाली का।
जो कि बाद में एक बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। ठीक है, तो ये वैशाली के क्षेत्र की नगर वधू थी। इसकी ब्यूटी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि आम्रपाली की जो शादी है वो मगध के राजा अजात शत्रु से हुई। ऐसे इंस्टेंसेज हैं, ऐसी बातें हमें देखने को मिलती हैं। तो आप समझ गए कि ये नॉर्थ बिहार के क्षेत्र की बात हो रही है। साउथ बिहार जो है, यहाँ पर हमें वेस्ट साइड में मगध और ईस्ट साइड में अंग का क्षेत्र देखने को मिलता है। अगर ऊपर में हम सीधे सीधे कह देते हैं कि ये लिच्छवी है, तो यही बिहार हो गया। ये मगध जो है प्रोमिनेंट था और ये मजबूती से उभर रहा था और अलग अलग तरीके के अलायंस से, मैट्रिमोनियल अलायंस से, फ्रेंडशिप अलायंस से या अटैक करके सारे महाजनपदों को आपस में अपने आप में समाहित करते जा रहा था। ठीक है, अब ये जो वैशाली जो क्षेत्र है, वैशाली, तो यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट राजा हैं। ये वैशाली जो नगर है उसका नाम भी उन्हीं के नाम पर पड़ा है, राजा विशाल के नाम पर। ठीक है, राजा विशाल, विशाल से ही वैशाली बना है। वैशाली नगर के ये संस्थापक थे। ठीक है, तो उनके द्वारा वैशाल, नॉट वैशाली, वैशाल इस नाम के कह लें कि राजवंश का शुरुआत किया गया, या वैशालिका नाम के राजवंश का शुरुआत किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर जो ये वैशाली या वैशाल राजवंश है, इसका भी मेंशन हमें विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, भगवत पुराण वगैरह में मिलता है। यहाँ पर ये जो हम वैशाल क्लान की बात कर रहे हैं, जो ये क्लान तो नहीं कहेंगे, डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, जो ये राजवंश है, इसमें टोटल 33 यानी 33 शासकों के हमें इंस्टेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसके फर्स्ट राजा जो हैं मनुपुत्र नमनेदिष्ट कहे गए हैं। खैर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राजा वैशाल इंपॉर्टेंट है। उनका गढ़ का अवशेष अभी भी है, आप उसे देख सकते हैं वैशाली डिस्ट्रिक्ट को आके। जो ये वैशाली नगर है, इसके जो संस्थापक हैं राजा विशाल, वो उस पूरे लिनिएज के 24th किंग माने जाएंगे। ठीक है, लास्ट वो इंपॉर्टेंट है नाम, तो लास्ट वाले का नाम जो है वो सुमति है। सुमति राजा जो है वो आखिरी राजा है। सुमति कहीं कहीं प्रमति भी कहा गया है। ठीक है, ठीक है, अब हम बात कर ले थोड़ा सा गौतम बुद्ध से इस क्षेत्र को जोड़ते हुए। तो महात्मा बुद्ध के समय में जो ये क्षेत्र है, नॉर्थ इंडिया अगर कह लें, तो वहाँ पर 4 बहुत इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज हुआ करते थे। उसमें या जनपद कह लें तो उसमें कौशल का जिक्र है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। इसी तरीके से ये वत्स का क्षेत्र इम्पॉर्टेंट है, अवंती, तो ये मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र हो गया, ये सब, और मगध तो एक तरफ। ये काफ़ी इमर्ज कर रहा है, स्ट्रांग होते जा रहा है और सबको अपने में मिलाते जा रहा है। समझ रहे हैं? तो मगध के मजबूत होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स थे। इसमें जो मगध का इतिहास है, जो यहाँ की ज्योग्राफी है, वो भी तय करती है। ठीक है, मगध का जो एंशिएंट कैपिटल था, गिरिव्रज कहा गया या राजगीर कहा गया, यहाँ पर ये 5 पहाड़ियों के बीच में स्थिर शहर था, यानी नेचुरल फोर्ट बना हुआ था उस शहर को बचाने के लिए। एक तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि इधर सोन नदी है, यहाँ पर इस तरीके से गंगा नदी, सोन नदी, नदियों से घिरा हुआ गजब का इसको एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है, अगर हम ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से भी बात करें तो। ठीक है, बाद में हम देखते हैं कि कैपिटल जो है वो पटना आ जाता है, जिसको पाटलिपुत्रा कहा गया है, और राजा उदयन का जिक्र आता है इसमें। ठीक है, तो ये सब है यहाँ पर। जब हम बात करते हैं, हर्यक डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है मगध के लिए, ये सब कुछ तो अलग से भी आप पढ़े ही हैं। यहाँ पर बिहार स्पेशल चीज़ों में हम इन्हें देखेंगे, हर्यक डायनेस्टी, वहाँ बिंबिसार का जिक्र आएगा, और उसके बाद
बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु का, और अजातशत्रु का पुत्र राजा उदयन हुआ, जिसके द्वारा कहा जाएगा कि पटना शहर जो है उसको स्थापित किया गया। पहले ये जो क्षेत्र था पाटलिपुत्रा जो है ये पाटली ग्राम था, और उसको मिलिट्री कैंप के रूप में डेवलप किया गया था अजातशत्रु के द्वारा। जो ये हर्यक डायनेस्टी है इसको पितृहंता कहा गया है, क्योंकि हमने देखा है क्या कि यहाँ पर जो सक्सेसिव जनरेशन्स आते हैं वो अपने मतलब फादर का वध करके तो राजा बन रहा है, ठीक है। पितृहंता इसलिए कहा गया है। जो चंपा का क्षेत्र है यानी अंग का जो कैपिटल है वहां पर ह्वेनसांग आया हुआ था, और उसने उस क्षेत्र को इस तरीके से चेनम्पो कहा है। चेनम्पो कहा है किसने? ह्वेनसांग ने कहा है, ह्वेनसांग के द्वारा कहा गया है। यहां पर अंग के क्षेत्र में आर्य राजा भी बनता है, और उसका नाम है यहां पे तितुक्षी, ठीक है। तितुक्षी का नाम आता है, ये देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर टोटल 25 राजा हुए हैं। अंतिम जो राजा वगैरह हैं उसमें से एक राजा की जो पुत्री है जिसका नाम है चंदना, ठीक है। चंदन नहीं, चंदना। तो चंदना वो प्रिंसेस हुई जिसने, ये वो लेडी है जिसने सबसे पहले जैनिज्म को स्वीकार किया है। जैनिज्म स्वीकार करने वाली ये पहली भिक्षुणी बनी चंदना, ठीक है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। जब हम मैट्रिमोनियल अलायंसेज वगैरह की बात कर रहे थे और मगध इंपावर्ड हो रहा था, तो मगध अंग को अपने में समाहित कर लेता है इसी तरीके के मैट्रिमोनियल अलायंसेज से, ठीक है। तो जब गौतम बुद्धा का टाइम था, महावीर स्वामी का टाइम था, वो वक्त जब चल रहा था, जब अजातशत्रु इस क्षेत्र का राजा था, तो यहाँ पर 10 अलग अलग गणराज्य थे। इसमें जैसे कि अलकप का क्षेत्र है, वहाँ के बुल्ली हो गए, या वैशाली में लिच्छवी, मिथिला के क्षेत्र में विदेह, ये सब इम्पोर्टेंट है, और बाकी सब उतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलकप के बुल्ली का जिक्र करूंगा। मैं यहां लिखता हूं, ये इसलिए मैंने जिक्र किया कि जब गौतम बुद्ध के अवशेषों का बंटवारा किया गया था तो एक हिस्सा जो है इन्हें भी दिया गया था, ये बौद्ध के अनुयायी थे, ठीक है। तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इनके बारे में। और इनका क्षेत्र क्या है? तो जो भोजपुर का क्षेत्र है, आरा का जो क्षेत्र है, जो कि कभी शाहाबाद का क्षेत्र हुआ करता था, और नॉर्थ में अगर बोले मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर और भोजपुर के बीच में ये मतलब लोग रहते थे। अलकप के बुल्ली लोग हुए, और इस क्षेत्र जो है उस क्षेत्र को अलकप कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो अलग अलग गणराज्य हो गए, तो इसमें वैशाली को हमें अच्छे से देखना होगा, आपको तैयार करना होगा। मिथिला और मिथिला का जो विदेह का क्षेत्र है वो इम्पोर्टेंट है। मगध साम्राज्य को अच्छे से आपको समझना होगा। अब जब मगध का जिक्र आएगा तो यहाँ पर जो बृहद्रथ डायनेस्टी है सबसे पहले, फिर हर्यक डायनेस्टी, इसके बाद हर्यक डायनेस्टी में कुछ राजा जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, ये सब देखेंगे यहाँ पर। इसके बाद हम जब अगले डायनेस्टी को देखेंगे तो शिशुनाग डायनेस्टी को बहुत अच्छे से देखना होगा, नंद डायनेस्टी को देखना होगा। ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 बाय 1 देखेंगे। मौर्य डायनेस्टी में भी चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे। राजा अशोक को बहुत अच्छे से देखना होगा। चाणक्य के बारे में जिक्र आएगा, ये सब कुछ हमें करना है। अशोक से रिलेटेड हो गया कलिंग का युद्ध वगैरह, ठीक है। तो ये सब कुछ कैसे मगध डायनेस्टी जो है, या कह लें कि मौर्य डायनेस्टी जो है, इसका दिया जो है वो बुझ जाता है आगे चल के। क्यों होता है ये सब कुछ खत्म? मौर्य काल के जो प्रमुख विभाग के अध्यक्ष वगैरह थे उनसे भी सवाल बनता है। मौर्योत्तर बिहार को हम देखेंगे, शुंगा डायनेस्टी, ये सब कुछ जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसको हम डिटेल में अभी देखेंगे एक एक करके। तो हम लोग बात कर रहे थे बिहार के जो प्राचीन
गणराज्य हैं, रिपब्लिकन्स हैं। तो इसमें बहुत कुछ हम लोग वैशाली प्रांत के बारे में बात कर चुके हैं। वैशाली, जहां पर हम बात किए कि 8 अलग अलग क्लैंस रहते थे, जिसमें 4 डोमिनेंट क्लैंस थे। ठीक है, तो ये देखिए, अगर हम बुद्धा के टाइम की बात करें, लॉर्ड बुद्धा के टाइम में ये जो वैशाली का क्षेत्र था और जो यहाँ पर लिच्छवी थे, लिच्छवी लोग यहाँ पर सबसे पावरफुल थे, हमने देखा था। तो उस समय ये सबसे शक्तिशाली इनमें से कौन थे? तो यही थे, लिच्छवी थे। ठीक है, और जो ये लिच्छवी गणराज्य है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सूर्यवंश कहा जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि माइथोलॉजी है, ऐसे भी आपको समझना होगा कि ये सूर्यवंश के संस्थापक इक्ष्वाकु का आपने नाम सुना है। जब रामायण वगैरह की कहानी पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वहां पर इक्ष्वाकु वंश का हमेशा जिक्र आता है, इक्ष्वाकु डायनेस्टी। और इक्ष्वाकु डायनेस्टी के पुत्र जो हैं विशाल, तो यहाँ पर ये जिक्र आ चुका है पहले भी। और ये हम बात कर रहे हैं कि ईसा पूर्व 7वीं सदी यानी 700 वर्ष करीब पहले वैशाली जो है गणतंत्र में परिवर्तित हो गया था। आगे चल के जो ये वज्जी महासंघ है, उसकी राजधानी जो है ना वो वैशाली, लेकिन वैशाली आज कहा जा रहा है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। लेकिन उस समय वो जो क्षेत्र है, जो आज कौन सा क्षेत्र पड़ता है आज का, तो आज का जो बसाड़ का क्षेत्र है वो हो गया। ठीक है, वहां पर हो गया, और जिसकी सीमा जो है आज के वैशाली और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये बात मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं? ताकि आपके एकदम दिमाग में फिट बैठ जाए, है ना। तो यहां पर जो भी इस क्षेत्र में कहानी वगैरह कंपाइल हुए हैं, तो बहुत कुछ इस क्षेत्र के बारे में पता चलता है। जातक स्टोरीज वगैरह में बहुत कुछ जिक्र है कि ये क्षेत्र जो है चारों तरफ से देखेंगे तो दीवारों से घिरा हुआ था, और इस तरीके से मतलब वहाँ पर बात की गई है कि कितने अच्छे से ज्योमेट्री के हिसाब से फोर्टिफाई करके शहर को बनाया गया था, और यहाँ पर 3 मीनार वाले द्वार वगैरह थे। इस तरीके की बात की गई थी। ठीक है, एक टर्म है जिसको जान लीजिए, जिसको कहते हैं कट्टागार शाला। तो कट्टागार शाला क्या था? जहां पर कि गौतम बुद्ध रह के अपना उपदेश देने का काम कर रहे थे जब वो वैशाली के प्रांत में थे, तो वो भी लिच्छवियों के द्वारा ही बनाया गया था। यानी कि वो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म को पैट्रोनेज दे रहे थे, और उनका एक बहुत क्लोज रिलेशन जैनिज्म के साथ भी रहा है, क्योंकि आप वैसे भी समझिए कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय इनके रिश्तेदार ही हैं, बहनों की शादियां हुई हैं उन डायनेस्टीज में, है ना। और बात यहाँ पर यह है कि जो भी यहाँ लोग थे वो काफ़ी रेशनल थे और स्वाभिमानी थे, है ना। और जो शासन व्यवस्था थी काफ़ी ऑर्गेनाइज थी, संगठित थी। बुद्ध काल में अगर किसी एक राजा का जिक्र आएगा तो राजा चेतक का ही आपको करना है। ठीक है, और राजा चेतक और उनकी पुत्री जो हुई चेलना, जिनके शादी की बात हमने बात करी थी कि बिंबिसार से उनकी शादी हुई थी, ये सब कुछ जो है ललित विस्तार नामक पुस्तक में मिलता है। ललित विस्तार। ठीक है, तो ये भी जान गया कि ठीक है, उसी समय की बातों पर प्रकाश डालता है। चलिए, एक मेरा आपसे सवाल है, लॉर्ड महावीर यानी 24वें तीर्थंकर जो हो गए महावीर। महावीर का मतलब जानते हैं क्या होता है? जो किसी से ना डरे, जो बहुत वीर हो, महावीर, है ना। इनकी माताजी का नाम था त्रिशला देवी। ठीक है, जो कि चेतक राजा की सिस्टर हुई, बहन हुई, है ना। तो ये सब कुछ है। अब हम इस क्षेत्र को छोड़ देते हैं यहाँ पर। अब हम बात करेंगे मिथिला क्षेत्र की। मिथिला, और मिथिला में कौन लोग थे? विदेह। मिथिला के विदेह बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आज कहेंगे कि
देखिए, जैसे कि ये हम कह रहे हैं कि ये बिहार है, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भागलपुर है, ये जो क्षेत्र है ये दरभंगा का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, इसके बीच में यहाँ पर जो ये भूभाग है ये विदेह गणराज्य के रूप में जाना जाता था। यानी भागलपुर और दरभंगा के बीच का जो इलाका हुआ, ये पहले इनिशियल डेज में ये क्या था, यहाँ पर राजतंत्र था, यानी मोनार्की। राजा जनक का नाम आपने सुना है, ठीक है। मिथिला और विद्रोहों का जो जिक्र है आपको वेदों में, ब्राह्मणों में, रामायण में, महाभारत में हर जगह देखने को मिलता है। यानी उस समय जो भी रचनाएं हुई हैं ये प्रोमिनेंट लोग थे और उनका जिक्र आपको देखने को मिलता है। मिथिला का जो क्षेत्र है वो एक ट्रेड और कॉमर्स के लिए भी बहुत ही फेमस सेंटर रहा है। जैसे आज उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर है, कुछ इसी तरीके का, ठीक है। बहुत सारे जो हैं उस समय डायनेस्टी जो हैं यहाँ पर अलग अलग टाइम पर हमें देखने को मिलते हैं। जो विदेह राजवंश है इसका अगर शुरुआत कहें तो इक्ष्वाकु के पुत्र जो हैं निमि विदेह, उनके नाम से ही देखा जाता है और ये लोग भी सूर्यवंशी अपने को मानते थे। दूसरे जो हैं मिथि जनक विदेह थे। इन राजाओं के नाम में आपको विदेह लगा हुआ दिखता है, ठीक है। जो इसी डायनेस्टी के 25वें राजा थे उनको सिरध्वज जनक कहते हैं। देखिए, यहाँ जो भी राजा रहे इस क्षेत्र में वो जनक कहलाए, यानी वो फादर के फिगर के रूप में थे तो जनक कहे जाते थे। लेकिन जो 25वें राजा थे उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था सिरध्वज जनक, ठीक है। और इन्हीं की पुत्री मानी जाती हैं माता सीता। ओके, ये सब कुछ है। और इस डायनेस्टी में 50 से अधिक राजा हुए हैं और ये डायनेस्टी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। अब हम बात करेंगे गंगा नदी के दक्षिण के इलाके में मगधन एम्पायर की, ठीक है। अंग्रेजी में बोलिए तो ग्रेट मगधन एम्पायर, हिंदी में बोलिए तो मगध का जो ये पूरा क्षेत्र था। तो आज के जो बिहार में पटना, गया, नालंदा, नवादा का जो क्षेत्र है ये है आज के हिसाब से। और महात्मा बुद्धा के रेन में अगर बात की जाए तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद था अपने आप में। और इसका जो इनिशियल डे का हिस्ट्री है ना, उसकी शुरुआत आपको महाभारत में देखने को मिलती है, जहाँ पर कंस का जिक्र है। ये सब कुछ जहाँ जिक्र है वहीं पर मगध का जिक्र आपको देखने को मिलता है। और माना जाता है कि जो मगधन रीजन का सबसे पुराना डायनेस्टी था वो वृद्रथ डायनेस्टी था। वृद्रथ, देखिए वृद्रथ ये नाम याद कर लीजिए। अगर हम बात कर रहे हैं मगध की शुरुआत, इंसेप्शन की शुरुआत की, तो वृद्रथ नाम के ही राजा से होती है। और अंत में जब मगध से पावर सेंटर जो उज्जैन के तरफ चला जाता है ना, तो जो आखिरी राजा होते हैं वो भी वृद्रथ ही होते हैं। यानी वृद्रथ से शुरू होके मगध का इतिहास वृद्रथ पे खत्म हो जाता है। वृद्रथ का नाम इंपॉर्टेंट है। तो वृद्रथ डायनेस्टी की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो राजा वृद्रथ के द्वारा की गई थी। और इनके पिता जो हैं उनका नाम चेदीराज वसु था। खैर ये नाम ना भी याद रहे तो कोई बहुत ज़्यादा शिकायत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें जो इस डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट जो राजा हुआ ना, उसका नाम था जरासंध। महाभारत में उस व्यक्ति का जिक्र है। और आज भी अगर आप राजगीर जाते हैं तो वहाँ पर आपको जरासंध का अखाड़ा देखने को मिलता है। वो बहुत ही प्रतापी राजा था। और काशी का क्षेत्र, कौशल का क्षेत्र, चेदी का क्षेत्र, मालवा, विदेह, अंग, कलिंग, कश्मीर, गंधार के राजाओं को उसने पराजित कर रखा था।
और जो महाभारत में एक बहुत इम्पॉर्टेंट युद्ध है जिसको द्वंद्व युद्ध कहा जाता है, जो कि एक फाइट था जरासंध और भीम के बीच का, ये माना जाता है, जहां पर उसका वध हो जाता है। अब यहां पर हिस्ट्री में माइथोलॉजी मैच होता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो देखिए यहां पर सारी बातों को आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखिए, यहां पर किसी की भावनाएं जो हैं वो आहत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो जरासंध के बाद उसका जो पुत्र है सहदेव वो शासक बनता है, और इस डायनेस्टी का जो आखिरी राजा हुए या तो उनका नाम है रिपुंजय। ये नाम इंपॉर्टेंट है, एक बार को मैं लिख देता हूं। रिपुंजय, ठीक है, यानी वृद्धरथ डायनेस्टी का पहला राजा वृद्धरथ और आखिरी हो गया रिपुंजय। सबसे प्रतापी जरासंध, जरासंध की औलाद का नाम था सहदेव, ठीक है। तो रिपुंजय का मर्डर कर दिया जाता है, हत्या हो जाता है। उसी का एक जो मंत्री था जिसका नाम पुलक था, उसका मर्डर हो उसके द्वारा उसका वध कर दिया जाता है। और पुलक का जो बेटा हुआ, पुत्र हुआ, वो राजा बनता है, लेकिन फिर उसके पुत्र को मार दिया जाता है। और उसके बाद एक नया व्यक्ति जो है वो गद्दी पर बैठता है जिसका नाम है बिंबिसार, ठीक है। तो बिंबिसार जो है यहां से हर्यक डायनेस्टी शुरू हो जाता है। अब इसको हर्यंका या हर्यंक ऐसा कुछ नहीं बोलिएगा, हर्यक डायनेस्टी, ठीक है। अब बात अगर वृद्धरथ की कर ही रहे थे हम, तो उसकी राजधानी जो थी वो ग्रीवरज थी, और इस क्षेत्र को अन्य नामों से भी जानते थे। जैसे राजगृह को पहले हमने कहा था ना कि इसको हम लोग ग्रीवरज कहते थे, ग्रीवरज हो गया। इसको और किस नाम से जानते थे ये भी जान लीजिए, तो इसको वसुमती कहते थे, वसुमती। और किस नाम से इस जगह को जाना गया, तो इसको कुशाग्र, कुशाग्रपुर के रूप में जाना गया। और इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो राजगीर और राजगृह, है ना। तो इतने नाम हो गए उस जगह के। कालांतर में उसे उदंतपुरी भी कहा गया है, ये वही क्षेत्र है, समझे। अब हर्यक डायनेस्टी की हम बात कर रहे थे, तो अगर हम बौद्ध लिटरेचर वगैरह की बात करें ना, तो उन्होंने अपने लिटरेचर में वृद्धरथ डायनेस्टी को कोई जगह ही नहीं दिया है। बौद्ध लिटरेचर के हिसाब से मगध का इतिहास जो है वो हर्यक डायनेस्टी से शुरू होता है। कहीं हर्यक, कहीं हर्यान, इस रूप में लिखा गया है। और लेकिन इसका पहला राजा जो है बिंबिसार को ही बताया जाता है, ठीक है। ये जब हर्यक डायनेस्टी की शुरुआत होती है तो बिंबिसार का रेन है, ये सब कुछ बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेड है। 544 से लेके 492 यानी 492 BC ईसा पूर्व के बीच में ये बिंबिसार का रेन रहता है। और यहाँ पर एक बौद्धिस्ट लिटरेचर है, क्या नाम था आप कैसे जानिएगा, अभी मैं ही बोल रहा हूं, महावंश। महावंश किस धर्म का लिटरेचर है, तो ये एक बौद्धिस्ट लिटरेचर है। और इसके अनुसार बिंबिसार जब 15 साल का था तब वो गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। और इसकी जो कैपिटल है वो गिरिव्रज या राजगीर कहलाती थी। ये एक प्रतापी राजा था, महत्वाकांक्षी था, और इसकी जो डिप्लोमेसी थी ना वो बहुत काबिले तारीफ थी, ठीक है। और इसने अपने एम्पायर को मजबूत किया बाई हुक्स और क्रुक्स, जैसे भी हो सके। अगर किसी को पराजित करना है तो पराजित करके, मित्रता करना है तो दोस्ती करके, और अगर कहीं मैट्रिमोनियल अलायंस है तो इसने कई सारे शादियां बस इसलिए करी ताकि वो उन राज्यों से अच्छे संबंध बना सके, ठीक है। तो बिंबिसार की 3 पत्नी जो हैं उनका बहुत ज़्यादा जिक्र है। इसमें सबसे पहले जो है हम कौशल देवी के बारे में देखेंगे। कौशल देवी नाम से ही पता चल रहा है कि ये कौशल क्षेत्र की थी, ठीक है। यानी आप समझ गए कि सारा बस्ती वाला जो आज का इलाका है, ठीक है। तो कौशल की ये राजकुमारी हो गई, ठीक है।
और जब इनकी शादी होती है तो दहेज, मतलब देखिए ये भी हिस्ट्री पढ़ने से पता चलता है कुछ समय दहेज प्रथा वगैरह जो है फैशन में था। और जो काशी का क्षेत्र है, यानी जो काशी बनारस के आजू बाजू का जो क्षेत्र है, तो ये एक तरीके से दहेज के रूप में मिल जाता है बिंबिसार को, ठीक है। और जो यहाँ का राजा होता है कौशल का, प्रसेनजीत, यानी कौशल देवी का ये भाई हुआ प्रसेनजीत, तो ये भी एक अच्छा मित्र हो जाता है बिंबिसार का। तो अब बिंबिसार एश्योर हो गया कि कौशल उस पर अटैक नहीं करने वाला है। दूसरी जो पत्नी हुई इसका नाम है चेलन्ना, चेलन्ना, ठीक है। ये कहाँ, तो लिच्छवियों में से, और जो हम राजा चेतक की बात कर रहे थे। और तीसरी पत्नी का नाम हो गया क्षेमा, पंजाब और वहाँ मध्य प्रांत जो है वहाँ की ये रानी थी, मतलब राजकुमारी थी, रानी नहीं, रानी तो हुई राजगीर की, मगध की, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने 3 मैट्रिमोनियल अलायंसेज को एस्टेब्लिश किया और ये अपने एम्पायर को सेफगार्ड करने में लगा हुआ, ठीक है। अंग की जो राजधानी हुई चंपा, तो वहाँ का शासक या गवर्नर कह लीजिए बनाया जाता है अजातशत्रु को। अजातशत्रु जो कि बिंबिसार का पुत्र है, ठीक है। आगे चल के मगध का प्रतापी राजा बनता है। बिंबिसार के बहुत दूर दूर तक कूटनीतिक संपर्क थे, गंधार यानी आज का जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है वहां तक, ठीक है। बिंबिसार के बड़े पुत्र का नाम जो है दर्शक था और दर्शक उसने अपना उत्तराधिकारी जो है वो डिक्लेयर किया था, लेकिन अजातशत्रु अल्टीमेटली जो है राजा बनता है अपने फादर को कैद करके। कई जगहों पर कहा गया है, बौद्ध लिटरेचर्स की अगर माने तो उसने अपने फादर का हत्या किया है, लेकिन जैन लिटरेचर्स में बताया गया है कि उसने हत्या नहीं किया था, लेकिन जरूर उसने कैद कर दिया था, ठीक है। बिंबिसार का निधन हो जाता है 492 ईसा पूर्व में। इसके बाद इसका बेटा अजातशत्रु आता है गद्दी पर। लेकिन यहाँ पर बिंबिसार के बारे में कुछ और बातें भी जान लीजिए। ये पहला व्यक्ति है जिसने स्टैंडिंग आर्मी रखी थी। इससे पहले क्या था कि स्टैंडिंग आर्मी का कंसेप्ट नहीं था, ऐसे ही सैनिक होते थे राजा के लिए, वो किसानी खेती करते थे, जब युद्ध लगता था तो आ जाते थे। लेकिन जैसे आज कैसे इंडियन आर्मी है, भले ही युद्ध नहीं भी है तो उनको ट्रेनिंग की दिया जाता है, उनको हमेशा परफॉर्मेंस में रखा जाता है। इसी तरीके से ये पहला आज़ाद, मतलब ये हिस्ट्री में हम देखते हैं इस तरीके का अगर कोई अस्थाई सेना रखने वाला व्यक्ति है तो बिंबिसार। और इस वजह से बिंबिसार को सेनीय भी कहा गया है, सेनिया, ठीक है। सेनीय बोला गया है या सेनिया, सोनिया नहीं, सेनिया, है ना, यह भी कहा गया है। और बिंबिसार के द्वारा ही पहली बार मिलिट्री ऑपरेशंस में एलिफेंट यानी हाथी का भी प्रयोग किया गया है कि चलो लड़ाई लड़ने चल रहे हैं तो हाथी भी जाएगा मारपीट करने, है ना। तो इस तरीके से एक युग समाप्त हो जाता है 492 BC में। और इसके बाद अब अजातशत्रु का रेन आता है। अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे।